चैप्टर का नाम है ओलिगोपोली। आई मीन टॉपिक का नाम है ओलिगोपोली। मार्केट क्या होता है? ओलिगोपोली मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर फ्यू सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? फ्यू सेलर्स होते हैं, बहुत कम सेलर होते हैं, मतलब काउंटेबल सेलर्स होते हैं जिसको हम लोग फिंगर पे काउंट कर सकते हैं। अब काउंटेबल होते हैं ऐसा कौन? देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स के जब हम लोग एग्जाम्पल यूज करते हैं तो सिर्फ इंडियन कंपनीज का ही एग्जाम्पल यूज करते हैं, फॉरेन कंपनीज का एग्जाम्पल यूज नहीं कर सकते। तो कौन कौन से प्रोडक्ट के मार्केट को हम लोग कहते हैं ओलिगोपोली? मोबाइल कंपनी को कहते हैं हम लोग ओलिगोपोली। अगर हम लोग इंडियन कंपनीज देखें मोबाइल बनाने वाले ब्रांड में तो काउंटेबल है, बहुत कम है। उसके बाद अगर हम लोग कार्स देखें, कार, ये सब हम लोग देख सकते हैं, ये सारी कंपनीज को कहते हैं ओलिगोपोली। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो जितने भी सेलर हैं वो काउंटेबल है। हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कितने कंपनी है जो मोबाइल बनाता है, कितना ब्रांड है जो कार बनाता है। तो इस तरह हम लोग का ये डिफाइन होता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी का मतलब क्या है? देखो, ओलिगोपोली मार्केट में कंपटीशन तो होता है, पर कंपटीशन यहाँ पे प्राइस को लेकर नहीं होता है, फीचर्स को लेकर होता है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट में प्राइस फिक्स्ड होता है। अगर हम जितने रुपए में 1 केजी आलू सेल कर रहे हैं, दूसरे सेलर भी 1 केजी आलू उतने में ही बेच रहे होंगे, एटलीस्ट एक मार्केट में। 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज प्राइस एक ही होता है। अगर हम लोग बात कर रहे थे मोनोपोली का, मोनोपोली में था जहाँ एक ही सेलर होता है, वो जो प्राइस चाहता है वो प्राइस रखता है, ठीक है। पर ओलिगोपोली में क्या होता है? यहाँ पर मेरे को जो मर्जी हम वो प्राइस रखेंगे। जैसे अगर तुम लोग को हम बताएं कोल्ड ड्रिंक कंपनी, कोल्ड ड्रिंक में हम लोग देखेंगे वहां पे वो लोग प्राइस का कंपटीशन करते हैं। प्राइस का कंपटीशन करते हैं मतलब, आज अगर पेप्सी का एक बॉटल 30 रुपीज का मिलता है, तो हम लोग देखेंगे कोक का भी एक बॉटल 30 रुपीज में ही मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है? ये लोग प्राइस में कंपटीशन करता है। अगर ये अपने प्राइस को 32 कर देगा तो हम लोग देखेंगे ये भी अपने प्राइस को 32 कर देगा। इनफैक्ट ये क्या, जितना भी कोल्ड ड्रिंक है, थम्स अप ले लो, अगर 7 अप ले लो, तो सभी सेम प्राइस रखते हैं। 300 ml का अगर इतना है, 600 ml का इतना है। तो इससे पता चलता है ये लोग प्राइस में कंपटीशन करता है। नहीं तो क्या होगा? कोक और थम्स अप बिल्कुल एक चीज होता है। अगर प्रैक्टिकली देखें, टेस्ट वाइज जाए तो दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम होता है। अगर कोक का बॉटल 30 का मिलेगा और थम्स अप का बॉटल 32 का मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे? कोक पीना शुरू कर देंगे, थम्स अप नहीं पिएंगे। क्योंकि अगर सेम सामान मेरे को महंगे दाम में मिल रहा है तो हम नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या पता चलता है? ये लोग प्राइस में कंपटीशन करते हैं। पर ओलिगोपोली मार्केट में लोग प्राइस में कंपटीशन नहीं करते हैं। जैसे कि आज अगर मारुति का कार है, हम एग्जांपल लेने के लिए फॉरेन ब्रांड भी यूज कर रहे हैं। अगर सोचो, दो ब्रांड है, एक मारुति है एक होंडा है। एक मारुति है एक होंडा है। अगर मारुति अपने कार को लॉन्च किया है 6 लाख में, तो होंडा लॉन्च करेगा अपने कार को 8 लाख में।
पर जो लोग पर बायर कैसे होते हैं, बायर ऐसे नहीं होते हैं कि मारुति का प्राइस कम है इसलिए जाकर मारुति खरीद लेंगे। ये कोई कोक और थम्स अप नहीं है, ये कार है। कार में हम लोग प्राइस से सामान नहीं खरीदते, हम लोग वहां पे फीचर देखकर सामान खरीदते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल दें मोबाइल फोन का, अगर किसी को एप्पल खरीदना है या किसी को सैमसंग खरीदना है, तो सोचो एप्पल का एक फोन है और एक सैमसंग का फोन है, दोनों में सेम फीचर है, फिर भी एप्पल के फोन का प्राइस ज्यादा होता है। से एप्पल के फोन का प्राइस है 1 लाख और सैमसंग के फोन का प्राइस है 90,000। दोनों में बिल्कुल सेम फीचर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो चीज एप्पल कर सकता है वो वाला फोन में सैमसंग भी कर सकता है, फिर भी एप्पल यूजर्स जाके एप्पल का फोन ही खरीदेंगे। इसका प्राइस कम है इसलिए जाकर सैमसंग में ही खरीदेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, मेरे पूरे डिस्कशन से क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि ओलिगोपोली मार्केट में लोग प्राइस देखकर सामान नहीं खरीदते, फीचर्स देखकर खरीदते हैं, ब्रांड देखकर खरीदते हैं, गुडविल देखकर खरीदते हैं, स्टैंडर्ड देखकर खरीदते हैं। तो यहाँ पर प्राइस को देखकर कोई कुछ फैसला करता ही नहीं है। इस तरीके के ओलिगोपोली मार्केट में लोग प्राइस को नहीं, बाकी चीजों को, अगर एक एग्जांपल ले तो फीचर्स देखते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं ब्रांड देखते हैं, बट नॉट प्राइस। प्राइस को यहाँ कोई नहीं देखता, और प्राइस को नहीं देखता इसलिए देखो, इसका अगर बात करें तो कोक अगर 30 का है, थम्स अप अगर 32 का है, तो लोग क्या करेगा, जाके कोक पीने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड ब्रांड कोई नहीं देखता, फीचर नहीं देखता, यहाँ लोग प्राइस देखते हैं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक है। तो कोक लोग पीने लगेंगे। थम्स अप क्या करेगा, इसका देखा देखी या तो ये अपना प्राइस गिरा देगा, फिर से 30 कर देगा, या तो फिर कोक अपना प्राइस को बढ़ा देगा, 32 कर देगा। कोई एक चीज होगा, प्राइस इक्वल हो ही जाएगा। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा कि एप्पल सोचेगा कि अरे सैमसंग अगर हम भी 90,000 ही कर दे तो जो सैमसंग खरीदता है वो भी एप्पल खरीदने लगेगा। ऐसा नहीं होगा। जो सैमसंग यूज करता है वो सैमसंग ही यूज करेगा, वो जाके एप्पल यूज नहीं करेगा, और जो एप्पल करता है वो सैमसंग नहीं करेगा। यहाँ पर इस तरीके का कंपटीशन होता है। तो यहाँ बोला गया प्राइस रिजिडिटी, प्राइस यहाँ पर चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब ओलिगोपोली को बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओलिगोपोली दो टाइप का होता है। ये दो टाइप कौन सा है, कोल्यूसिव ओलिगोपोली, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। देखो, कोल्यूसिव का और नॉन कोल्यूसिव का मतलब क्या होता है, हम क्या क्या एग्जाम्पल दिए, मोबाइल कंपनी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और सच पूछो तो कोल्ड ड्रिंक भी ओलिगोपोली मार्केट ही है, क्योंकि इंडियन ब्रांड्स का कितना कोल्ड ड्रिंक तुम लोग जानते होगे, ये सब कुछ भी इंडियन ब्रांड नहीं है। तो बेसिकली अगर इंडियन कंपनी नहीं है, तो अगर इंडियन कंपनी का बात करें तो काउंटिंग में होगा सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर मॉकटेल्स। तो यहाँ पर बात हो रहा है, तो अगर हम लोग देखें कि इस तरीके का जो, तो पहले मतलब समझ लो कोल्यूसिव का मतलब क्या होता है। कोल्यूसिव का मतलब होता है जहां दोनों सेलर, जो दो कंपनी के सेलर हैं सेम इंडस्ट्री के, सोचो हम लोग पेप्स कोल्ड ड्रिंक का बात करें, कोल्ड ड्रिंक भी ओलिगोपोली मार्केट ही है, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी भी ओलिगोपोली मार्केट ही है, पर वो कोल्यूसिव ओलिगोपोली है। मतलब यहाँ पर दोनों सेलर या दो तीन सेलर आपस में बात कर लेते हैं कि देखो हम जो प्राइस रखेंगे तुम भी वही प्राइस रखना। तो इसमें बातचीत करके वो लोग प्राइस रखता है। लिमिटेड ब्रांड ही है, 3-4 ब्रांड ही है, पर वो लोग ये आपस में बात कर लेते हैं कि देखो हम अगर 30 कर रहे हैं तो तुम भी 30 कर दो। तो वो बोलता है ठीक है। और अगर कल को वो उसको 32 कर रहा है, जैसे अगर चिप्स का बात करें, चिप्स की कंपनी तो काउंटिंग में है इंडियन कंपनीज, तो वो लोग का देखना हमेशा चिप्स के कंपनी का सेम प्राइस होता है, वो
10 रुपया का मिल रहा है तो ये भी 10 रुपया का। ये लोग क्या करते हैं, ग्राम कम कर देते हैं। तो अगर वो ग्राम कम करता है तो वो भी ग्राम को कम कर देता है। मतलब ये लोग आपस में बातचीत किए हुए रहते हैं, तभी ये लोग ऐसा करते हैं। तो दैट ओलिगोपोली इज कोल्यूसिव ओलिगोपोली। तो यहाँ पर तो प्राइस कंपटीशन का बात ही नहीं आता है। प्राइस कंपटीशन किसको कहते हैं, जहां पर ऐसा हो, मेरा 8 लाख है तो वो अपने सामान को 6 लाख में बेच रहा है, इसको कहते हैं प्राइस कंपटीशन। अलग अलग प्राइस है। जहां पे सेम प्राइस में सामान मिल रहा है, जहां पे हार्मनी प्राइस के साथ है, वहां पर बेसिकली कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन का बात ही नहीं आता है। ठीक है। पर नॉन कॉल्यूसिव क्या है, जो हम एग्जांपल दिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल कंपनी, ये लोग आपस में बात किए हुए नहीं रहते हैं कि हम अपना प्राइस 1 लाख रख रहे हैं, तुम भी 1 लाख रख दो। हम अपने कार का प्राइस 6 लाख रख रहे हैं, तुम भी अपने कार का प्राइस 6 लाख रख दो। ये लोग आपस में किसी भी तरीके का फ्रेंडशिप नहीं करते प्राइस को लेकर। तो इस तरीके के इंडस्ट्री को कहते हैं हम लोग नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। और जहां पे प्राइस को लेके पहले से ही फ्रेंडशिप हुआ हुआ है, उसको कहते हैं हम लोग कोल्यूसिव ओलिगोपोली। देखो हम जो भी चीज समझाएं वो लिखा हुआ है। व्हाट इज इम्परफेक्ट ओलिगोपोली? Imperfect क्या होता है? Imperfect oligopoly is that market situation in which all firms produce differentiated but close substitute. तो याद रहे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली को हम लोग नॉन कोल्यूसिव भी कह सकते हैं, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। बट हम लोग कह सकते हैं कि इम्परफेक्ट ही नॉन कोल्यूसिव है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में दोनों फर्म सेम ही चीज बना रहे होते हैं, बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड मतलब आज होंडा का कार और मारुति का कार अगर सारे फीचर्स में सेम भी है, फिर भी एक स्लाइट डिफरेंस होता है। चलो कार तुम लोग नहीं समझ रहे क्योंकि तुम लोगों ने ड्राइव नहीं किया। अगर मैं बात करूं मोबाइल का, तो अगर किसी ने एप्पल का फोन भी यूज किया है और सैमसंग का फोन भी यूज किया है, तो तुम लोग देखोगे एप्पल का फोन का जो टच है वो सैमसंग के फोन में नहीं है, कभी नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव हो। तो बेसिकली ये जो डिफरेंशिएटेड है, सारा फीचर सेम होते हुए भी ओवरऑल फीचर हम लोगों को सेम दिखेगा। जैसे कि अगर उसमें 3 कैमरा का भी लॉन्च किया है तो सैमसंग भी 3 कैमरे में लॉन्च कर देगा या कर दिया होगा। अगर इस तरीके का चीज देखे, जब सैमसंग टच लाया तो सैमसंग, एप्पल टच लेकर आया तो सैमसंग भी टच में आया। तो इस तरीके से अगर देखें तो फीचर सेम है, दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट ही है। ऐसा नहीं है कि दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। एप्पल का फोन नहीं खरीद सकते तो सैमसंग का खरीद लो, दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट है, बट डिफरेंशिएटेड तो है। उसको कहते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, इसलिए हम इसका एग्जाम्पल में दिए हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। फिर है व्हाट इज परफेक्ट ओलिगोपोली? Perfect oligopoly refers to a market where all the firms are producing homogeneous product. Perfect oligopoly में दोनों प्रोडक्ट में, दो कंपनी के प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बिल्कुल सेम होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक। इसलिए इसको कह सकते हैं हम लोग कोल्यूसिव कोल्यूसिव ओलिगोपोली। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कोल्यूसिव ही परफेक्ट है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज कोल्यूसिव। ये तो हम तुम लोगों को लिखवा समझा ही दिए, फिर भी एक बार देख लो। कोल्यूसिव ओलिगोपोली when two or more firms decide to cooperate with each other in price and output decision is known as collusive oligopoly। यही जो हम समझाए, जब दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में प्राइस को और आउटपुट को लेके कोऑपरेट करता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक कंपनी, तो दैट इज कोल्यूसिव ओलिगोपोली। उसके बाद बोल रहा है डिफाइन ओलिगोपोली। It is a form of market in which there are few large firms that sell both homogeneous as well as differentiated product। इसमें तो दोनों का कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, परफेक्ट का भी, इम्परफेक्ट का भी, कोल्यूसिव का भी, नॉन कोल्यूसिव का भी।
तो ओलिगोपोली कौन सा मार्केट है जिसमें फ्यू लार्ज फर्म है, इसमें जो भी फर्म्स होते हैं वो लार्ज ही होते हैं, मोबाइल कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी, ये लोग लार्ज फर्म्स होते हैं बट फ्यू होते हैं। यहाँ पर होमोजीनियस भी बेचते हैं, कभी कभी डिफरेंशिएटेड भी बेचते हैं। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन 11 देखो, स्टेट वन फीचर ऑफ ओलिगोपोली, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड फ्यू सेलर्स, तो ऐसा काफी सारा है। तो कभी अगर मिलेगा ओलिगोपोली मार्केट में होमोजीनियस है तो वो भी राइट आंसर है। ओलिगोपोली मार्केट में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मिलता है, वो भी राइट आंसर है। और अगर ऑप्शन में आइदर देगा या बोथ देगा तो वो वाला भी राइट है, क्योंकि ओलिगोपोली में दोनों मिल रहा होता है। अच्छा, क्वेश्चन 15 में लिखा है व्हाई इज द नंबर ऑफ फर्म्स स्मॉल इन ओलिगोपोली, क्यों ओलिगोपोली मार्केट में इतना कम फर्म है, मतलब क्यों इतने कम लोग ही हैं। Why there are only a few firms in oligopoly? Each firm is so big that it controls a significant segment of the market. Oligopoly firms tends to form trust and cartel with a few to avoid price competition and even monopoly profit. कार्टेल का तुम लोग अभी अगर कोई मूवी देखा होगा, हर्षद मेहता वाला स्कैम, उसमें भी बहुत बार यूज किया इन लोगों ने, तो अपना कार्टेल फॉर्म कर लिया है। उस मूवी में ये लाइन को 3 से 4 बार यूज किया। कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप बना लेना। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जैसे ऑटोमोबाइल, अगर मोबाइल का ही बात करें, अगर जैसे भी सिम का कनेक्शन में जियो एंटर किया और एयरटेल और वोडाफोन, बाकी कोई भी और आइडिया ये सब होगा, तो तीनों चारों को वो डाउन करके जियो एकदम हर इंसान के हाथ में जियो पहुंच गया। क्योंकि जियो रिलायंस का था और वो एयरटेल और वोडा सबसे बड़ा था, इसलिए हम लोग वो जियो मार्केट में घुस पाया अपना सिम को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर। पर सोचो जियो रिलायंस का नहीं होकर किसी एबीसी पर्सन का होता, तो आज क्या एयरटेल और वोडाफोन जियो को मार्केट में सरवाइव करने देता? नहीं देता। जियो क्या किया, फ्री में पूरा दे पाया क्योंकि उसके पास इतना पैसा था। कोई एक नॉर्मल लोग चाहे जितने भी अमीर हो, वो क्या फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर पाता 1 साल तक, वो भी फोन और कनेक्शन, इंटरनेट, सब कुछ। एयरटेल वोडा ने भी अपने प्राइस को गिराया, बहुत सारा बेनिफिट दिया, पर जियो को compete नहीं कर पाया। पर अगर कोई छोटा मोटा आदमी आता और एयरटेल और वोडा को compete करने का सोचता तो वो नहीं कर पाता। क्यों? एयरटेल, वोडाफोन, ये लोग अपना एक कार्टेल बना के रखा है, जैसे अब जियो भी है उस कार्टेल में। अगर हम लोग में से कोई भी बहुत भी रिच हो, फिर भी अगर वो अपना इंट्रोड्यूस करता है एक सिम, एक कनेक्शन, तो वो रिलायंस को, एयरटेल, वोडाफोन, ये लोग को टक्कर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे घुस ही नहीं पाता है कोई कंपनी, घुसता भी है तो बंद हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे फ्यू सेलर्स ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्टेल बना हुआ है। कार्टेल एक ग्रुप होता है जो दूसरे को घुसने नहीं देता, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है। डिफरेंस क्या है कोल्यूसिव का, नॉन कोल्यूसिव का? ये बहुत सिंपली लिखा है, फर्म्स माइट डिसाइड टू कोलाइड टुगेदर, कोलाइड मतलब मिलकर रहना, एंड टू compete with each and not to compete with each other। ये लोग आपस में कंपटीशन नहीं करते हैं, बस दूसरों को घुसने नहीं देते हैं। फर्म्स डू नॉट collude but compete with each other, ये लोग एक साथ नहीं रहते हैं, आपस में ही कंपटीशन करते हैं। फर्म्स वुड बिहेव एज अ सिंगल मोनोपोली, यहाँ पर कोल्यूसिव में ये लोग एक हो जाते हैं और एक होकर मोनोपोली जैसा एक्ट करते हैं। मतलब एयरटेल, वोडा, जियो, ये लोग अंदर से एक ही रहता है, किसी और को घुसने नहीं देगा। कोल्ड ड्रिंक कंपनी, पेप्सी, थम्स अप, कोक, ये लोग आपस में, मतलब ऐसा नहीं है पार्टनरशिप है, बट किसी और को घुसने भी नहीं देगा। अगर कोई और घुसा तो ये लोग एक हो जाएगा और उसको निकाल देगा। यहाँ पे फर्म्स बिहेव इंडिपेंडेंटली। एम कोल्यूसिव क्यों करते हैं लोग? their aim is at maximizing their collective profit rather than individual profit। यहाँ पे ये लोग सोचते हैं हम सब का प्रॉफिट बढ़े, वहां पर नॉन कोल्यूसिव में लोग सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। तो इतना है, फीचर्स हम सारा लिखवा दिए हैं यहाँ पर। few firms, there are few firms dominating the market for a commodity and each seller has a significant share in the market। नॉन प्राइस कंपटीशन, जिसको हम प्राइस रिजिडिटी लिखे थे, यहाँ पे प्राइस को लेके कंपटीशन नहीं होता है।
Firms tend to avoid price competition because of the fear of price war. यहाँ पे price war नहीं करते लोग. Example, in India, both Coke and Pepsi drinks sell at the same price. फिर interdependence. If a small number of firms starts advertising on a big scale, which immediately captures the market, it will surely provoke the rival firm. The firm are closely interdependent on each other. देखो जितना भी ये लोग बोल ले कि एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तो पड़ता है. आज अगर कोई एक अगर कार का कंपनी ही मारुति वो चीज 6 लाख में कर रहा है और ये होंडा वो चीज 8 लाख में कर रहा है, तो होंडा एक लेवल तक तो कुछ नहीं करेगा. उसके बाद जैसे सैमसंग का फोन पहले तो नहीं मिलता था 80,000 90,000 में, बट जब से एप्पल अपने फोन का प्राइस 80 90 1 लाख इतना रखने लगा है, तब से सैमसंग भी लॉन्च करने लगा है. तो कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस तो है. फिर बोल रहा है बैरियर टू एंट्री, मतलब रुकावट है, घुसने नहीं देते. There is barrier to entry of firms which restrain new firms from entering the industry. यहाँ पे बैरियर है, न्यू इंडस्ट्री को घुसने के लिए नहीं देते. देखो ओलिगोपोली में डिमांड कर्व कैसा होता है, पहले जानना जरूरी है डिमांड कर्व को छोड़कर कि यहाँ पे प्राइस का क्या हाल है. अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन का बात करें तो वहां पे प्राइस फिक्स्ड होता है, पर वो प्राइस पूरा मार्केट फॉलो कर रहा होता है. मतलब अगर वेजिटेबल मार्केट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो प्राइस वहां भी फिक्स्ड होता है, पर आउटपुट भी होमोजीनियस होता है. बट यहाँ पर प्राइस में वो लोग स्टिकी होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होता है, कोई फिक्स्ड नहीं है. क्योंकि प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कोई इंडिविजुअल सेलर डिसाइड नहीं करता है, वहां मार्केट फोर्स से डिसाइड होता है कि कौन मतलब प्रोडक्ट का कितना प्राइस होगा, ये मार्केट फोर्स से डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई से. पर यहाँ पर जो प्राइस फिक्स्ड है, ये प्राइस फिक्स्ड नहीं कहते इसको. क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी के फोर्स से ये नहीं फिक्स है. ये हम है और हम एप्पल है और कोई और सैमसंग है. तो एप्पल अगर और सैमसंग अपने अपने प्राइस पे फिक्स्ड है तो ऑन देयर ओन चॉइस, तो यहाँ पर प्राइस इज फिक्स्ड बोलना रॉन्ग होगा. प्राइस इज स्टिकी और इनफ्लेक्सिबल, यहाँ पे वो लोग उसी प्राइस में स्टिक रहते हैं. तो ये है किंग डिमांड कर्व. क्या होता है किंग डिमांड कर्व? ऐसा शेप बन जाता है, इसको हम लोग किंग डिमांड कर्व कहते हैं. किंग का मतलब होता है थोड़ा सा कहीं से टूटा हुआ, किंग का मतलब होता है थोड़ा सा टूट गया. तो ये यहाँ से टूटा हुआ है, इसलिए इसका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है. डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट ऐसे होता है, अपवर्ड राइजिंग ऐसा होता है, बट ये इस तरह से बीच में टूट गया है, इसलिए इसको किंग कहते हैं. इसमें किंग डिमांड कर्व है. ये पूरा थ्योरी कौन दिया है? पॉल ए स्वीजी. इसलिए इसको स्वीजी डिमांड कर्व भी कहते हैं. ठीक है. ये इसका दूसरा नाम है. किंग कहाँ पे होता है? प्रिवेलिंग प्राइस में. प्रिवेलिंग प्राइस मतलब अभी जो मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस चल रहा है. जैसे सोचो अभी कोक का प्राइस, हम कोक को लेकर नहीं कोक को लेकर ही बताते हैं. अगर सोचो कोक का अभी मार्केट प्राइस है 30 रुपीज, तो ये पॉइंट पे कितना प्राइस चल रहा है? 30. 30 इज प्रिवेलिंग प्राइस. तो प्रिवेलिंग प्राइस हम लोगों का कितना है? 30. इसमें कितना आउटपुट वो बनाएगा? से 10 बॉटल बनाएगा. अगर वो इस प्राइस में सेल करेगा, 30 में सेल करेगा, तो 10 बॉटल ही सेल करेगा सर. ठीक है. तो आउटपुट कितना है? इतना. तो ये क्या है? 10. क्योंकि आउटपुट है ये, मतलब इतना. अगर प्राइस इतना होगा, मतलब प्राइस अगर इतना होगा तो प्रोडक्ट इतना सेल करेगा. अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? अबव प्रिवेलिंग प्राइस हाईली होगा, हाईली इलास्टिक, और बिलो प्रिवेलिंग प्राइस इज इनइलास्टिक. ये जानने के लिए देखना है. देखो एक बात तो क्लियर है, ये कॉमन सेंस है. अगर कोई अपना प्राइस, सोचो कोक है और थम्स अप है, इसका प्राइस हमेशा से 30 है, इसका भी प्राइस हमेशा से 30 है, दोनों हमेशा सेल कर रहा है 30 पे. अगर थम्स अप क्या किया?
थम्स अप अपना प्राइस को लो कर दिया, मतलब सोचो कोई फेस्टिवल आया, थम्स अप क्या किया, अपने प्राइस को 25 रुपीज कर दिया, तो ये क्या किया, प्राइस लो किया। तो अगर ये अपना प्राइस को लो नहीं करेगा तो क्या होगा, इसके भी जो बायर्स है, मतलब जो कोक के बायर्स थे, जो सिर्फ कोक पीते थे, वो लोग भी थम्स अप पीने चले जाएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, कोक अपना बायर लूज कर देगा, कोक के कुछ बायर्स कम हो जाएंगे, बायर्स कम हो जाएगा तो डेफिनेटली सेल्स गिर जाएगा, और एक बार अगर वो लोग थम्स अप पीने लगे तो कोक में बैक फिर नहीं आएंगे, ठीक है। तो जनरली फिर थम्स अप ही निकलेगा मुंह से। तो कहने का मतलब है, जब ये अपना प्राइस कम किया तो ये अपना प्राइस कम करेगा ही। क्यों करेगा ही, क्योंकि ये फिर अपना बायर लूज कर देगा, अपना कस्टमर लूज कर देगा, इसलिए ये अपना प्राइस गिराएगा, ये कंफर्म है। जो हम लिखे हैं कि डेफिनेटली लोअर्स द प्राइस, और अगर ये लोग अपना प्राइस लो करेगा तो दोनों का ही सेल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज तो होगा, ठीक है। तो इसमें ये क्यों लिखा है कि अच्छा ये जो पोर्शन है ये अबव प्रिवेलिंग प्राइस है, और जो ये जगह है ये बिलो प्रिवेलिंग प्राइस है, ये प्रिवेलिंग प्राइस है। तो कहने का मतलब है ये जगह हाईली इलास्टिक है। हाईली इलास्टिक है मतलब यहाँ तक अगर, मतलब अगर हम इतना प्राइस रख रहे हैं तो इतना इतना क्वांटिटी सेल हो रहा है, अगर हम प्राइस गिरा रहे हैं तो क्वांटिटी कम हो रहा है, हम और प्राइस गिरा रहे हैं तो क्वांटिटी कम हो रहा है, मतलब यहाँ तक हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर प्राइस गिर रहा है तब तक यहाँ पर लोग, अगर सोचो हम 30 से 25 किए, ठीक है, 25 से मतलब हाईली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा, उसी को हम लोग हाईली इलास्टिक कहते हैं, कि अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड भी अफेक्टेड होगा। पर यहाँ पे अगर अब हम लोग आ गए, अगर सोचो ये अपना प्राइस को, सोचो ये अपने प्राइस को 35 कर दिया, तो हो सकता है कोक अपने प्राइस को नहीं किया, अब थम्स अप क्यों इंक्रीज किया, मे बी इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, इसको ये ज्यादा एम्प्लॉय हायर करना पड़ रहा है, या इसका कॉस्ट किसी भी रीजन से, इन्फ्लेशन की वजह से थम्स अप मैनेज नहीं कर पाया और अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, जिससे ये सेलिंग प्राइस 30 से 35 कर दिया। पर कोक नहीं किया, कोक को कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोक सोचो सिमिलर रखा, तो क्या होगा। तो जरूरी नहीं है जब कोई प्राइस बढ़ाता है तो ये भी प्राइस बढ़ाएगा। हम पहले तो ये बात लिखते हैं कि अगर एक सेलर प्राइस बढ़ाता है तो दूसरा हो सकता है प्राइस ना बढ़ाए, और फिर जो सेलर बढ़ा दिया उसका सेल गिर जाएगा। सोचो सिर्फ थम्स अप अपने सेल को बढ़ा दे और कोक कुछ, सॉरी, थम्स अप अपने प्राइस को बढ़ा दे और कोक कुछ ना करे, तो थम्स अप के जो कस्टमर हैं वो कोक पीने चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, थम्स अप अपना बायर लूज कर देगा, ये जैसे ही अपना कस्टमर लूज करेगा इसका सेल गिर जाएगा। तो ये सिर्फ इसके सेल के बारे में है जो अपना प्राइस बढ़ाएगा, और अगर दूसरा भी अपना प्राइस को नहीं बढ़ाया तो जिसने बढ़ाया उसका सेल रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बोल हाँ रहा है, मैम। हाँ अब यहाँ पे आगे बोल रहा है कि बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस, बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस, यहाँ पर इनइलास्टिक है डिमांड, मतलब अगर प्राइस यहाँ तक हो जाए, मतलब अगर प्राइस यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा, डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर प्राइस डिमांड चेंज होता है पर इसके नीचे डिमांड और चेंज नहीं होता है। क्यों, हम जरूरी देखो किस मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में कह सकते हैं प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ता है, सॉरी, प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ता है, ऐसा कहाँ होता है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। बट ओलिगोपोली में, अच्छा तुम लोग को एग्जांपल देते हैं कार का, कार का प्राइस अगर गिरते ही जा रहा है, सोचो हम, वो लोग 6 लाख में बेचता था अब 5 लाख कर दिया, प्रिवेलिंग प्राइस था 6 लाख, मैम परफेक्ट अगर कंपटीशन। अगर अगर 6 लाख से भी हम और गिरा दें तो जरूरी नहीं है कि जो कार 6 लाख में अफोर्ड नहीं कर पा रहा था वो आदमी 5 लाख में जाके कार को खरीद लेगा। कार के केस में, मोबाइल के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आज एप्पल का फोन 1 लाख में मिल रहा है और वो अपना प्राइस को 90,000 कर दे तो प्रिवेलिंग प्राइस क्या है, 1 लाख।
वो अपने प्राइस को कर दिया 90,000। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो 1 लाख में नहीं खरीद पा रहा था वो जाके 90,000 में खरीद लेगा, क्योंकि ओलिगोपोली में हम पहले ही बोले किस तरीके के बायर होते हैं। बायर का कैरेक्टर भी हम समझाए हैं। इसमें ऐसे बायर होते हैं जिसको प्राइस से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे लोग ब्रांड या फीचर देखकर अट्रैक्ट होते हैं। ओलिगोपोली में प्राइस को लेकर ना कस्टमर सोचता है ना सेलर सोचता है। अगर सोचो हमको 1 लाख में अगर हम फोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हम 90,000 में भी फोन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और जो आदमी 90,000 का खरीद सकता है वो जाके 1 लाख का भी खरीद सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्टेन पॉइंट तक प्राइस गिराएगा तो सेल में फर्क पड़ेगा, डिमांड में फर्क पड़ेगा। पर एक सर्टेन प्राइस रीच कर जाने के बाद भी वो सोचेगा हमको और मोबाइल बेचना है। हम एक काम करते हैं, जैसे तुम लोग को बताते हैं, सोचो यहाँ पे है तुम लोग को बता रहे हैं, यहाँ पे है सोचो 1 लाख, मोबाइल का दाम 1 लाख था यहाँ पर, ठीक है। वो क्या किया, सोचो कुछ आदमी थे, चलो पूरा मार्केट में हम कुछ आदमी का बात कर ले, जो सोचा अगर कम से कम 90,000 भी होता ना तो खरीद लेते। चलो ऐसे आदमी होंगे, मान लेते हैं। तो वो प्राइस गिराएगा तो उसका सेल बढ़ेगा, वो आदमी खरीद लेगा जो सोचा था कम से कम 90,000 हो गया तो खरीद लेंगे। वो सोचो और प्राइस गिराया, इसका वो 80,000 कर दिया। जब मॉडल पुराना होने लगता है उसका प्राइस थोड़ा गिरने लगता है। तो चलो वो 80,000 कर दिया, कुछ कस्टमर जो 90,000 में भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था वो जाके 80,000 में खरीद लेगा। और अब एक बार जब उसका प्राइस 80,000 हो गया है, कंपनी सोचेगा कि हम वो आदमी लोग तक भी जाएंगे जो 80,000 में भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो हम अपना प्राइस 70,000 कर देते हैं। तो लोग 70,000 तक वो सामान नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अब इसी दाम में दूसरा इससे अच्छा मॉडल आ चुका है, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी पुराना हो गया है, इसका फीचर्स पुराना हो गया है। जैसे अगर बात करें, तुम लोग को चलो बताए 5S। 5S जो एप्पल का मॉडल था वो जब लॉन्च हुआ था तो 35 या फिर 40,000 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। पर ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। अब इसका दाम गिर के 16,000 हो गया है। तो जो 16,000 में फोन अफोर्ड कर सकता है वो आज के डेट में 2020 में जाके 5S खरीदेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 5S में ऐसा कोई फीचर है ही नहीं जिसके लिए हम उसको 16,000 पे करें। अभी 16,000 में बहुत अच्छा अच्छा फोन आ जाएगा, तो हम 5S जैसा पुराना मॉडल क्यों खरीदे जिसमें कोई भी फीचर नहीं है आज के डेट के हिसाब से। तो ओलिगोपोली में लोग फीचर पे बहुत फोकस करते हैं, तो यहाँ पर प्राइस हम और गिरा देंगे तब वो लोग और खरीदने लगेंगे, प्राइस गिराते जाएंगे लोग खरीदते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद कोई फायदा नहीं है प्राइस गिरा के। आज 16,000 में 5S पड़ा हुआ है, कोई नहीं खरीद रहा, तो प्राइस गिरा के क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए यहाँ पर इन इलास्टिक होता है, डिमांड चेंज नहीं होता, प्राइस जितना भी चेंज कर लो मतलब गिरा लो। तो बेसिकली ओलिगोपोली 5 तरह से डिवाइड किया गया है। जहां अग्रीमेंट का बात होता है कि हम लोग दोनों एक दूसरे से अग्री करेंगे, मतलब सारे फर्म्स आपस में अग्री करेंगे, इस टॉपिक पे, इस बेसिस पे ओलिगोपोली को दो में डिवाइड किया गया है, कोल्यूसिव और नॉन कोल्यूसिव। कोल्यूसिव में सारे फर्म्स अग्रीड होते हैं कि हम लोग यही प्राइस रखेंगे, बातचीत हुआ हुआ रहता है, अग्रीड रहते हैं। और नॉन कोल्यूसिव में वो लोग आपस में ही अग्रीड नहीं रहते हैं। ओलिगोपोली में दूसरे तरीके से डिवाइड किया गया कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे, मतलब एक दूसरे के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, मतलब अगर हमको कोई चेंजेस लाना है प्राइस में तो हम तुमसे बात करेंगे, दैट इज सिंडिकेटेड। और अगर ऑर्गेनाइज्ड है तो वो मेरा फिक्स किया हुआ है, मेरे कंपनी की तरफ से वो फिक्स किया गया है, हम तुमसे बात करके अपना चेंज नहीं करेंगे। मतलब एप्पल का प्रोडक्ट कॉस्टली होगा, होंडा का कार मारुति से कॉस्टली होगा, ये बात फिक्स्ड है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि होंडा का कार सस्ते में मिल रहा है और मारुति का कार उससे महंगे में मिल रहा है और दोनों का फीचर सेम है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एप्पल का और सैमसंग का फीचर बिल्कुल सेम है और एप्पल का फोन सस्ता मिल रहा है सैमसंग से, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपस में एप्पल और सैमसंग बातचीत नहीं करते, किसी भी चीज को लेके कोऑर्डिनेट नहीं करते। तो ये है ऑर्गेनाइज्ड, अपना अपना ऑर्गेनाइज्ड रहता है। प्रोडक्ट को लेके अगर बात करें
तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट है। परफेक्ट में होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं, इम्परफेक्ट में हेट्रोजीनियस। परफेक्ट का बात करें तो इसका एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक हो सकता है। इसके एग्जाम्पल का बात करें तो कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक है। और इसका बात अगर करें तो ऑटोमोबाइल हो सकता है, मतलब कार। ठीक है, कार में हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है। ओलिगोपोली जो और एक तरीके से डिवाइड है वो पार्शियल और फुल्ली, ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है तो छोड़ दो। फिर है फ्रीडम को लेकर, जैसे अगर आज तुम लोग को मन करे अपना कोल्ड ड्रिंक एक लॉन्च करने का, तो ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि कोई हम लोग को अपना एक कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करने नहीं देगा। तो इस तरीके का जो ओलिगोपोली है वो ओपन ओलिगोपोली है, तुमको भी आना है तो आ जाओ। पर नॉट इंटर क्लोज्ड वाला होता है, जैसे ऑटोमोबाइल, जैसे मोबाइल फोन, सिम कनेक्शन, ये सब टाइप का जो ओलिगोपोली क्लोज्ड है, यहाँ पे घुसने वो लोग नहीं देंगे। बैरियर टू एंट्री जो बना है वो क्लोज्ड के लिए बना है। अब तुम लोग ओपन का एग्जाम्पल अगेन कोल्ड ड्रिंक, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है कार। तो बेसिकली ये नहीं कह सकते कि क्लोज्ड ही हम लोगों का मतलब घुसने नहीं देगा। तो देखो एग्जाम्पल सेम है, इसमें भी कोल्ड ड्रिंक इसमें भी कोल्ड ड्रिंक, पर अलग सेंस में। इसमें घुसने को लेकर कह रहा है कि देगा घुसने, इसमें कह रहा है होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचता है। तो बात एक ही है, मतलब इसको प्योर कहते हैं, इसको डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड याद रहेगा क्योंकि इसमें अलग अलग प्रोडक्ट बिकता है। प्योर लर्न रखना पड़ेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि फर्म का मतलब होता है एक एक कंपनी, तो कह सकते हैं फर्म मतलब कंपनी, और इंडस्ट्री मतलब होता है पूरा सारा कंपनी को मिलाकर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें ओलिगोपोली डिवाइड किया हुआ है लीडरशिप के बेसिस पे। एक बड़ा कंपनी जैसे अगर जियो का बात करें, तो अभी जियो क्या किया, पूरा इंडस्ट्री को डोमिनेट कर दिया। एक लार्ज फर्म, जियो क्या था, रिलायंस था। रिलायंस, रिलायंस क्या है, एक फर्म है। और वो क्या किया, पूरा मार्केट को, मार्केट मतलब इंडस्ट्री कह सकते हैं, पूरा अपना इंडस्ट्री, सिर्फ अपना मार्केट को डोमिनेट किया। मार्केट का मतलब ये नहीं है पूरा ऑल ओवर, सिर्फ अपने इंडस्ट्री को, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को वो पूरा डोमिनेट किया। तो देखा जाए तो इंडस्ट्री कैसे बनता है, बहुत सारा फर्म को लेकर एक इंडस्ट्री बनता है। पर सोचो, और सारा डिसीजन इंडस्ट्री लेता है। पर सोचो कि एक अकेला फर्म इतना बड़ा है कि पूरे इंडस्ट्री को, मतलब ये आया जियो आया तो एयरटेल वोडा ये सब उन लोगों ने अपने प्राइस को गिरा दिया। तो इससे पता चलता है कि एक लार्ज फर्म पूरे इंडस्ट्री को डोमिनेट करता है।